हेलो स्टूडेंट्स। अब इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर रखा है। अब आज से हम अगले वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। 5 मार्क्स पूरे कवर होते हैं और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो 5 मार्क्स पूरे अपने कवर हो सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनुअल में इस चैप्टर से 5 मार्क्स टोटल कवर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए हमें ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बेसिक पार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए मैटर क्या होता है, आप सबको पता है। मैटर जैसा आपको सबको पता है कि एनीथिंग हैविंग मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस आर नोन एज मैटर। मैटर को हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करने लगते हैं। एक तो देखा जाए इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, फिजिकल बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं और इसमें अपना सॉलिड स्टेट कवर होता है, लिक्विड, और तीसरे नंबर पर देखा जाए अपना गैसियस स्टेट कवर होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम डिवाइड करते हैं। और केमिकल बेसिस पर देखा जाए, केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात पर हम लोग अगर आए तो यहाँ पर देखा जाए एक तो हम प्योर और दूसरा इम्प्योर इसका नाम देते हैं। प्योर का मतलब क्या है, द मटेरियल और मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं उनको हम प्योर का नाम देंगे, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हैं वो इम्प्योर हैं। प्योर को आगे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एलिमेंट जितने भी होते हैं सब प्योर हैं, और कंपाउंड, ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये दोनों प्योर कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये दोनों सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। इम्प्योर के लिए एक नाम हमारा देखो मिक्सचर भी आता है, मतलब जिसमें 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट मिलाए जाएं और वो अपने फिजिकल बिहेवियर को या उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल नेचर या उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो, तो उनको हम इम्प्योर का नाम देते हैं, मिक्सचर का नाम देते हैं। मिक्सचर आगे देखा जाए दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मिक्सचर को। एक तो देखा जाए मिक्सचर में हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और यही होमोजेनियस मिक्सचर जो है सॉल्यूशन है। हमें इस टॉपिक का डिस्कशन करना है। और एक हेट्रोजेनियस में हम लोग आ जाएंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर आगे देखो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो कोलॉइड और अगला हमारा एक है सस्पेंशन। ये कोलॉइड का डिस्कशन अभी आगे मिलेगा अपने को, सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड डिस्कस करने के लिए मिलेगा। फुल कोलॉइड का डिस्कशन सरफेस केमिस्ट्री में होगा। ये तो हमारा एक सिंपल सा बेस था आपको समझाने के लिए कि मैटर क्या है, एनीथिंग हैविंग मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस। आप ऐसे कर सकते हो कि अपने उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैटर वर्ड यूज करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्लासिफिकेशन है, आपको पहले से पता है। सॉलिड स्टेट हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं, अभी इससे पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट ही था। गैसेस स्टेट 11th क्लास में कवर है। लिक्विड स्टेट का कुछ पार्ट अपना 11th क्लास में कवर है, कुछ पार्ट यहाँ सोल्यूशन में कवर हो जाएगा। आगे देखा जाए हम लोग केमिकल बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें देखो प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएंगे। जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं उनको हम प्योर का नाम देंगे, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं उनको हम लोग इम्प्योर का नाम देंगे या इन्हीं को मिक्सचर का नाम देंगे। यहाँ पर जो कंपोनेंट मिक्स किए जाएंगे
उनका खुद का जो आइडेंटिटी है वो मिक्स करने के बाद भी चेंज नहीं होती, ये ध्यान रखना। मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा ये सोल्यूशन वाला पार्ट अवेलेबल है, इसी को हम नाम देते हैं सोल्यूशन, और यही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कोलॉइड, दूसरा सस्पेंशन। कोलॉइड का डिस्कशन अपना सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 5 में, और सस्पेंशन तो बीच बीच में कहीं कहीं हमारे सामने आता ही रहेगा। तो थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन करना चाहेंगे आपको समझाने के लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, सोल्यूशन पर। ये तो आप लोगों को इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ये है क्या चीज़, और फिर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ हम मूव करना चाहेंगे, आप लोगों को देखने से लग रहा है, और सबसे पहले ही आपने दे दिया कि होमोजीनियस मिक्सचर स्पेशली ये है। सोल्यूशन वाले केस में अभी हम लोगों ने क्या नाम दिया था, होमोजीनियस मिक्सचर। अब सोल्यूशन की डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ कंपोनेंट whose concentration can be changed within a certain limit। मतलब क्या है सोल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर whose concentration can be changed within a certain limit। हम एक लिमिट तक इनके कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, मान लो कि आपने वाटर ले रखा है, ये आपका वाटर है, इसमें हम शुगर या सॉल्ट कुछ भी मिला रहे हैं, सपोज करो हम शुगर को मिला रहे हैं, तो शुगर इसके अंदर थोड़ा सा मिलाएंगे, मिक्स हो जाएगा। अब इसका कोई तो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा, फिर और शुगर मिलाएंगे, फिर मिक्स हो जाएगा, फिर और मिलाएंगे और मिक्स हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर, अब इसके बाद अगर आपने और मिलाया तो फिर शुगर इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि नीचे बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे ही वो स्टेज आई, मतलब हमारा सोल्यूशन सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ध्यान रखना, इसीलिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हुज कंसंट्रेशन कैन बी चेंज विद इन अ सर्टेन लिमिट, जिसके कंसंट्रेशन को हम एक लिमिट तक चेंज कर सकते हैं। अब जरा सोल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़े जरा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, हुज कंसंट्रेशन, सबसे बड़ी बात होमोजीनियस वर्ड आपको लगाना ही लगाना है, और मिक्सचर तो है क्योंकि कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं, और जो कुछ इसमें हम मिला रहे हैं, अब जैसे शुगर को हमने वाटर में मिलाया, लेकिन इसका वाटर में जो मिक्स होने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट स्वीट होगा, दूसरा और कोई नेचर उसका क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि शुगर का जो खुद का बिहेवियर है वो एज इट इज बना रहेगा, इसलिए मिक्सचर है। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट मिलाए जाएंगे उनके फिजिकल नेचर में, केमिकल बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम इसके कंसंट्रेशन को क्या एक लिमिट तक चेंज कर पा रहे हैं। जब हम और ज़्यादा शुगर इसके अंदर मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, मिक्स करना बंद हो जाएगा, मिक्स होना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर अगर हम चेंज नहीं करते हैं, तो वही सिचुएशन हमारे सामने होमोजीनियस कह सकते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन बनती है। अब इसमें देखो, कोई भी सोल्यूशन बनता है हमारे सामने, तो इस सोल्यूशन में देखो दो कंपोनेंट स्पेशली हम लोग बात लेके चलते हैं, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा सैल्यूट। ये दोनों चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं। जो ग्रेटर अमाउंट में कंपोनेंट होता है वो सॉल्वेंट है, और जो लेसर अमाउंट में कंपोनेंट है वो सैल्यूट है। मतलब जिसको आपने डिसॉल्व किया है वो तो सैल्यूट है, और जिसमें डिसॉल्व किया है वो सॉल्वेंट है। अगर हम सॉल्वेंट में सैल्यूट का और ज़्यादा कर सकते कंसंट्रेशन चेंज न कर पाएँ, और ज़्यादा सैल्यूट हम मिक्स न कर पाएँ, हमारा सोल्यूशन कर सकते हैं और ज़्यादा सैल्यूट मिक्स होना बंद हो जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो हमारा जो सोल्यूशन बनता है वो सेचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हम उसको सेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर हमारा सैल्यूट और ज़्यादा मिक्स हो पा रहा है, इसको हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का हम नाम देते हैं। और अगर सैल्यूट का अमाउंट बहुत कम है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन बनने में, तो ऐसे केस में हम इसको डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम देते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम देते हैं। अगर सैल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है
तो कंसंट्रेट सोल्यूशन का नाम देते हैं, कंसंट्रेट सोल्यूशन का नाम देते हैं। ये हम लोग स्पेशली अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम लोग जरूरत पड़ती है तो यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए हम पूरे चैप्टर में जिस सोल्यूशन की बात करेंगे उसमें एक सॉल्वेंट रहेगा और एक सॉल्यूट रहेगा। तो ऐसे केस में हम इसको बाइनरी का नाम देते हैं, बाइनरी सोल्यूशन का नाम देते हैं। मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट सॉल्यूट है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है, और किसी का सकते सॉल्यूट का अमाउंट एक से ज़्यादा नहीं है, या नंबर या सॉल्वेंट का भी नंबर एक से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग हमेशा पूरे चैप्टर में बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे और डाइल्यूट सोल्यूशन की बात सबसे ज़्यादा करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट मीन्स हमारे पास जितने लॉज हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, ये पूरे के पूरे डाइल्यूट सोल्यूशन पर बेस्ड हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन पर ही वर्क करेंगे। कंसंट्रेट सोल्यूशन पर या सैचुरेटेड सोल्यूशन पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या वो लॉ फेल होने लगेंगे। इसलिए हम हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन इनकी बात करेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर पूरा जो हमारा सोल्यूशन है ये 9 टाइप में डिवाइड होगा। तो हम लोग उसी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा सा सोल्यूशन की कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे चलना चाहेंगे। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस इस पॉइंट पर करें। अब इसके आगे देखा जाए फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारा जो सोल्यूशन है ये पूरे 9 टाइप में देखिए डिवाइड है। आप लोगों के लिए मैंने पूरा ये चार्ट स्क्रीन पर बना रखा है, आप इसको देखिए। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सबसे पहले हमने सॉलिड को लिया है, यहाँ पर देखो सॉल्यूट को ले रखा है पूरा पूरा, यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट को ले रखा है। यहाँ पर टाइप ऑफ सोल्यूशन का नाम क्या देंगे, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रखे हैं। जैसा आप सबको पता है सबसे पहले सॉलिड और सॉलिड, मतलब सॉलिड और सॉलिड का भी होमोजेनियस सोल्यूशन बन सकता है। आप लोगों को दिमाग में ये जरूर रखना चाहिए कि सोल्यूशन का मतलब फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर अपना होना चाहिए, तो हम उसको सोल्यूशन का नाम देंगे। तो सॉलिड इन सॉलिड हमारा टाइप है, एलॉयज जितने भी हैं, ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, 22 कैरेट गोल्ड है। देखो गोल्ड की प्योरिटी 24 कैरेट होती है, 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। तो उसमें कॉपर की हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं जिससे कि वो एलॉय की तरह से वर्क करता है। कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड खुद सॉलिड है, जैसे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए जो ऑर्नामेंट्स और सब बनते हैं वह 22 कैरेट गोल्ड तक के मैक्सिमम बनते हैं। ये पूरे जितने एलॉयज होते हैं सब ये होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब सोल्यूशन कैटेगरी में है। ऐसे देखो लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड हमारा सोल्यूट है, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट। मैंने पहले बता रखा है सोल्यूट का मतलब लेसर अमाउंट वाला कंपोनेंट, सॉल्वेंट का मतलब ग्रेटर अमाउंट वाला कंपोनेंट। इसको लिक्विड इन सॉलिड का नाम देंगे। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ध्यान रखना हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे FeSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, पोटास एलम K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस × 24H2O। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो अवेलेबल होते हैं, जिनको आप क्रिस्टलाइन वाटर का नाम देते हो, वो सब के सब इस कैटेगरी में आएंगे। अमलगम हम लोग वर्ड तब यूज़ करते हैं जब मरकरी के अंदर कोई मेटल डिजॉल्व किया जाए। सोडियम डिजॉल्व किया जाए, सोडियम अमलगम नाम दे देंगे। पोटेशियम डिजॉल्व किया जाए, पोटेशियम अमलगम का नाम देंगे। जिंक डिजॉल्व किया जाए, जिंक अमलगम का नाम देंगे। इसमें मरकरी हमारा लिक्विड है और जो मेटल डिजॉल्व किया जा रहा है वो स्पेशली हमारा सॉलिड कंपोनेंट है। तो जितने अमलगम होते हैं ये सब के सब इस कैटेगरी में लिक्विड इन सॉलिड वाले कैटेगरी में आएंगे। फिर देखो गैस इन सॉलिड, गैस हमारा सॉल्यूट है, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, तो गैस इन सॉलिड सोल्यूशन का नाम देंगे। डिजॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें काफ़ी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, जो हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे देखो प्लेडियम PD कैटलिस्ट है, उसके सरफेस पे आकर के हाइड्रोजन कंसनट्रेट हो जाए, प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया कंसनट्रेट हो जाए, तो ये जो कंपोजिशन क्रिएट होगा ये गैस इन सॉलिड वाला कंपोजिशन क्रिएट होगा, और ये इसके रिलेटेड एग्जाम्पल बनेंगे। ऐसे 4th नंबर पे देखो सॉलिड, अब हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस बात देखो, अब हमारा सॉल्यूट सॉलिड है लेकिन सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। ज़्यादातर हम लोग इसी की बात मैक्सिमम करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड इस चैप्टर में काफ़ी डिस्कशन इसका होगा। सॉल्ट को या ग्लूकोज को या शुगर को या यूरिया को वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा
वो इस कैटेगरी में आएगा। लिक्विड लिक्विड यहाँ पर भी इसका भी डिस्कशन थोड़े अमाउंट पर होगा, किसी किसी जगहों पर हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट लेंगे, स्पेशली राउट्स लॉ और इन सब में डिस्कशन होगा। यहाँ पर देखो लिक्विड इन लिक्विड, इसको नाम देंगे CH3OH या C2H5OH, मेथेनॉल या इथेनॉल अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर होगा। इसी तरह से गैस लिक्विड में डिजोल्व किया जाए तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। जितने भी एरिएटेड ड्रिंक हैं, थम्स अप, पेप्सी, ये सब जो आप लोग पीते हो, मिरिंडा, ये सब आप जो लेते हो, सब में क्या है कि यानी लिक्विड के अंदर गैसेस प्रोडक्ट डिजोल्व होते हैं, और ऑक्सीजन अगर वाटर में डिजोल्व है या CO2 वाटर में डिजोल्व है तो वो सब इस कैटेगरी में कंसिडर होंगे। ऐसे देखा जाए अब हमारा सॉलिड इन गैस, सॉलिड तो हमारा सॉल्यूट है और गैस हमारा सॉल्वेंट है, मतलब ग्रेटर अमाउंट में गैस है और लेसर अमाउंट में हमारा सॉलिड है। सॉलिड इन गैस, आयोडीन सॉलिड है, इसकी वेपर अगर एयर के अंदर डिजोल्व किया जाए, कैम्फर को देखा जाए नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में डिजोल्व करा दिया जाए, ये सब जो कंपोजिशन क्रिएट होंगे ये सॉलिड इन गैस वाले कंपोजिशन क्रिएट होंगे। लिक्विड इन गैस, यहाँ पर लिक्विड इन गैस नाम देंगे। जो ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी क्या होती है सबको पता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वो देखा जाए एक होमोजीनियस मिक्सचर एयर के साथ क्रिएट करेगी। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स करके जो एनास्थीसिया की तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, एनास्थेटिक्स इसको अप्लाई करते हैं, वो भी देखा जाए एक तरह से हमारा लिक्विड इन गैस का सिस्टम है। मतलब लिक्विड हमारा सॉल्यूट है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और नाइट्रोजन तो हमारी गैस है। और सबसे लास्ट में गैस इन गैस आएगा, गैस इन गैस नाम देंगे। एयर सबसे बेटर एग्जाम्पल है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आपस में मिक्स होकर के एक होमोजीनियस सिस्टम क्रिएट करती हैं। ये तो हमारा एक पूरा सोल्यूशन के टाइप पर एक सिंपल सा डिस्कशन था। हमें लगता है आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अपने NCERT में भी ये टेबल एज इट इज़ बनी हुई है, आप लोग इसको समझने के लिए मैंने ये टेबल आप लोगों को बना दिया था। अब हम इसके आगे चलना चाहेंगे। इसके आगे देखिए सोल्यूशन की बात तो हम लोगों ने बहुत कुछ कर ली। अब सोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, तो हम लोग जरा उसकी बात करेंगे। वो सब वही टर्म है जो आप लोग पिछले साल यानी 11th क्लास में आप से सीखे हो। मोलैरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ना है ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। कंसंट्रेशन टर्म वाले केस में डिस्कस होंगे। तो हमारा जो डिस्कशन स्पेशली हमारे पास आएगा, हम लोग उसी पॉइंट की तरफ आगे मूव करना चाहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले देखा जाए बड़ा सिंपल केसेस है, मास परसेंटेज। आपको सबको पता है मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमारा जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हम अगर यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की वैल्यू ग्राम में अगर अपने को दी गई है और उसका 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियो निकालते हैं तो इसको हम मास परसेंटेज से डिनोट करते हैं। मास परसेंटेज के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों काउंट हो जाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों काउंट हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्योंकि हमें मास परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी तो मास परसेंटेज का सिंपल मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और वो भी सॉल्यूट देखा जाए ज़्यादातर हम लोग ग्राम में लेकर के चलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का डिस्कशन होना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस केस में देखा जाए हमारा इस तरह से मास परसेंटेज निकल करके आएगा। सेकंड नंबर पर देखा जाए हम वॉल्यूम परसेंट को लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपने को दिया जाता है, ml में दिया जाता है या लीटर में दिया जाता है, उसके बेसिस पर हमें परसेंटेज निकालना होता है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अगर हम लोग लेके चलते हैं। आगे हम
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे अपने को वॉल्यूम परसेंटेज मिलता है। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करना है कि वॉल्यूम जो सॉल्यूट का दिया गया है वो ml में अगर दिया गया है और हमें सोल्यूशन का पूरा पूरा यानी वॉल्यूम ml में दिया गया है, तो इस केस में 100 के रिस्पेक्ट में हमारा रेशियो निकल के आएगा, ये वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से आएगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर देखा जाए हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं, मास बाई मास परसेंटेज के लिए देखा जाए हमारा ब्रैकेट में इसी तरह से W/W ऐसे लिखा हुआ मिलता है। वॉल्यूम के लिए देखा जाए ब्रैकेट में V/V लिखा होता है और इसके लिए देखा जाए W/V लिखा होता है ऐसे। तो अगर कहीं W/W लिखा है इसका मतलब मास परसेंटेज है, दोनों की वैल्यू ग्राम में गिवन है। अगर हमें कहीं V/V लिखा है इसका मतलब वॉल्यूम परसेंटेज है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की वैल्यू ml में या लीटर में दी गई है। और W/V अगर लिया गया है मतलब दोनों की वैल्यू हमारे सामने देखा जाए W/V मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में या लीटर में दिया गया है। यहाँ पर हमारे सामने वही आ जाता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, यहाँ पर वॉल्यूम हम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है ये मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज निकल करके आता है। कभी कभार इनकी जरूरत पड़ सकती है, ज़्यादा इसकी कोई नीड इतनी नहीं है, फिर भी अपने को अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो अपने को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से आपको पता है 2-3 टर्मिनोलॉजी जो आप पहले से जानते हो, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। अपने पास एक ppm का बड़ा अच्छा रोल आता है। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे सामने बहुत कम अमाउंट में अगर अपने को लिया जाता है या लेना होता है, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 10⁶ से कंपेयर करते हैं। 10⁶ की कंपेयर में जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम ppm का नाम देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब देखो पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम नाम देते हैं ppm। यहाँ पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ वन कंपोनेंट, ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर हम सॉल्यूट को लेके चलते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि ppm चीज है 10⁶, इससे क्या होता है कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टिव वे में आ जाती है, अपने को लर्न करना, लिखना, समझना इजी हो जाता है। लेकिन ये टर्म तब हम यूज़ करेंगे जब वो सब्सटेंस अपने को मिनिमम अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में अपने अगर अपनी ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम ppm को कंसीडर करते हैं, ppm को लेकर चलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 10⁶ पार्ट में वो कंपोनेंट का अमाउंट क्या है, जो सोल्यूशन में उसका मास कितना है, इसलिए हमने 1 कंपोनेंट लिया है। ज़्यादातर केस में सॉल्यूट का काम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, जैसे कोई भी गैस वाटर में डिजॉल्व है या कोई एयर में मिक्स है, तो अगर उसका थोड़ा सा भी अमाउंट अपने लिए कह सकते हैं कि हार्मफुल है, तो ऐसे केस में हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ppm लेके चलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरह देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन 3 टर्मिनोलॉजी और हैं, वो भी हमारे लिए बड़े काम के हैं। मोलैरिटी आप सबको पता है, ये सब वही पुरानी वाली चीज़ें हैं, कैपिटल M से हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से हम देखो मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट निकल करके आती है, यहाँ पर देखा जाए मोल पर लीटर इसकी यूनिट आती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल आपने ले रखा है। अगर बाई चांस वैल्यू ग्राम में दी गई तो यानी मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू देखा जाए लीटर में ना देकर के ml में दी गई है तो हम ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पुरानी वाली वही हमारे पास जो डेफिनेशंस है, पुराना जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है,
जो हम लोगों ने पिछले साल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, वही वाला सेम चीज यहाँ पर, सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट है, कुछ भी नया नहीं है। ऐसे देखो मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी टर्म वही, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, लेकिन यहाँ पर देखा जाए मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, ध्यान रखना सोल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसमें लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देखो सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, ध्यान रखना सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन में सोल्यूट अलग करने के बाद जो मास हमारा बचता है वो हमारा सॉल्वेंट का मास होता है। तो इस केस में हम देखा जिसके लिए मोलैलिटी लेते हैं, इसकी जो यूनिट निकल कर आएगी, स्पेशली देखा जाए मोल तो ऑलरेडी है ही और पर किलोग्राम, ये हमारे सामने देखा जिसकी यूनिट निकल के आएगी। अगर बाई चांस हमें सोल्यूट का मोल न देकर के अपने को ग्राम दिया गया है तो मास अपॉन मोलर मास से हम उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। अगर अपने को सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में न देकर ग्राम में दिया गया है तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लेते हैं उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम बनाओगे तो ग्राम में जो वैल्यू रहेगी डिवाइडेड बाई 1000 आएगा, वो तो आपका ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह से हम मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। एक सिंपल सा टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब देखो पार्ट से है, मतलब हमारे पूरे सोल्यूशन में देखा जाए, हमारे सोल्यूशन में एक तो देखा जाए सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल अगर N1 मान लेते हैं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल अगर N2 मान लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन देखा जाए यहाँ पर अगर हमें निकालना होता है तो मोल फ्रैक्शन, इस चैप्टर में भी इसकी जरूरत भी बहुत ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को देखो हम लोग इस तरह से ऐसे हम लोग बनाते हैं, एक्स तो नहीं रहता लेकिन एक्स जैसा ही बनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए इस तरह से हम इसको मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल के आता है। और ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है तो इस केस में देखा जाए हम लोग ऐसे मान लो इसको A मान लेते हैं और इसको देखा जाए ऐसे इसको B मान लेते हैं, इसका देखा जाए N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग लेकर के चलते हैं। अगर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर लिया जाए, देखो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो आपको देखने से लग रहा है कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब कभी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस किया जाए तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या रहा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जरूरत है तो एक का तो मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेशन से निकालेंगे और दूसरे वाले को 1 में से माइनस करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखना ये सब तो ऐसे कह सकते हो टर्मिनोलॉजी है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन के निकालने के तरीके हैं, इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स और सब बनते हैं, आप लोग अच्छे से इनको करना। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाला फैक्टर हमारा कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं कि जहां कहीं पर भी हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे वो हमारा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के वेरिएशन से चेंज होगा। लेकिन जहां कहीं पर भी अगर हम सपोज कर लीजिए कि अगर हम मास को लेकर के चलेंगे वहां पर हमारा टर्म कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा, सॉरी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब ऐसे टर्म हैं जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मेरे कहने का मतलब, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जिससे वॉल्यूम परसेंटेज या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज या हमारी मोलैलिटी ये सब चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉल्यूम को कह सकते हो कंसीडर किया है। लेकिन जहाँ कहीं हम मास को केवल कंसीडर करेंगे, जैसे मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब वैल्यूज टेम्परेचर की वेरिएशन से चेंज नहीं होंगी, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करिएगा और इसके जो सोल्यूशन के आगे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो सोल्यूशन का PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आज या कल में उसको सबमिट कर दूंगा, डाल दूंगा, उससे आप लोग नोट्स प्रिपेयर करना, पढ़ना अच्छे से
और ये कंसंट्रेशन टर्म को अच्छी तरह से स्टडी करना। एक तरह से पिछले साल का ये रिवीजन पार्ट है, कुछ भी ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन बिना इसको पढ़े हुए, बिना इसको समझे हम आगे कॉन्सेप्ट सोल्यूशन के कवर नहीं कर सकते अच्छे से। थैंक यू।